ये जो हल्ला मचाने वाली बात है ना, आप उसका मीनिंग जानते हैं, किस संदर्भ में वंदे मातरम आया था। एक झटके में महात्मा गांधी, तिलक, सब भगत सिंह सबको खारिज कर दिया, सबको खारिज कर दिया, है ना। तो यही इनकी मानसिकता, यही इनकी पॉलिटिक्स है। भाजपा ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ किया, वही हिटलर ने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के साथ किया, आइडेंटिकल मॉडल। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। साथियों नमस्कार। एक ऐसे वक्त में जब देश में समूची यातायात व्यवस्था, हवाई यातायात व्यवस्था ठप पड़ी है, लगातार दिल्ली जैसा शहर प्रदूषण का कहर झेल रहा है, वैसे में हमारे देश की संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर बहस हो रही है, बेरोजगारी पर बहस नहीं हो रही है, हमारे पर्यावरण पर बहस नहीं हो रही है, संप्रदायवाद जो देश में तेजी से बढ़ रहा है उस पर बहस नहीं हो रही है, और जो सबसे बड़ी बात है, जो तमाम संस्थाएं हैं देश की, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, उनको लेकर के कोई बात नहीं हो रही है। आज हमारे बीच है देश के जाने माने इतिहासकार आदित्य मुखर्जी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। स्वतंत्रता के बाद जो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास जो आदित्य मुखर्जी सर ने बताया हम जैसे स्टूडेंट्स को, देश भर को, दुनिया भर को, वो आज मिसाल है। वही उसी के इर्द गिर्द सारी बातें होती है। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी जी हमारे बीच हैं। आपको सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये क्या हो रहा है देश में कि हमारी पार्लियामेंट में तमाम मुद्दों को छोड़ करके, मणिपुर को छोड़ करके, बेरोजगारी को छोड़ करके, बढ़ती महंगाई और जो सबसे बड़ी बात है निराशा, जो हिंदुस्तानियों में पूरा धर ले, माने ऐसा अवसाद का दौर हमने नहीं देखा था जी। वैसे में वंदे मातरम पर बहस की क्या प्रासंगिकता आप देखते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हालात हैं आजकल, उसमें मैं एक और ऐड कर देता हूं कि हंगर इंडेक्स में भारत अब सब सहारन अफ्रीका से भी नीचे है, बिल्कुल है, बांग्लादेश से नीचे, श्रीलंका से नीचे है, नेपाल से नीचे है। और हम बहस कर रहे हैं वंदे मातरम पे, जिसपे 100 साल पहले बहस हो चुकी है, मामला सॉर्टेड आउट है। आप फिर भी कुरेद के ऐसे इश्यूज ला रहे हैं जिससे कि भारत में पोलराइजेशन हो, बंटवारा हो, अब और कर रहे हैं नेशनलिज्म के नाम पे। ये जो एक विडंबना है कि एक तरफ से आप अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवाद बताते हैं, नेशनलिस्ट बताते हैं, और दूसरे में हर एक चीज जो आप करते हैं वो देश को तोड़ता है। अब मकसद देखिए इसका कि एक तो नेहरू जी को गाली देने के लिए कि नेहरू जी जिन्ना के प्रेशर पे आ गए, इसलिए उन्होंने ये किया, और दूसरा मुसलमानों को उकसाने के लिए। जैसे कि ये वंदे मातरम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, थोड़े कुछ साल पहले जब बीजेपी के किसी लीडर ने खूब वंदे मातरम कर रहे थे टीवी पे, तो श्रीनिवासन जैन थे एंकर, तो उन्होंने कहा कि सर बहुत बढ़िया बात है, अब जनता को जरा बता दीजिए कि पोएम क्या है। तो वो भाई बताता हूँ करके उसको टालते रहे। तो 15 मिनट तक वो लगे रहे श्रीनिवासन जैन, उनको उसके आगे एक शब्द नहीं आता था। ये जो हल्ला मचाने वाली बात है ना, आप उसका मीनिंग जानते हैं, किस संदर्भ में वंदे मातरम आया था। मैं आपके दर्शकों को ब्रीफली बता देता हूँ। बता दे सर कि ये करीब 1870s 1870 के दशक में ये लिखा गया था पोएम, जो अब राष्ट्रगान है, जो हिस्से उसके करीब 8-10 साल बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, एक नॉवेल लिखा जो बहुत पॉपुलर हो गया। उसमें उन्होंने ये पोएम ऐड किया, और जब ये पोएम ऐड किया तो उस वक्त उन्होंने
3-4 स्टैंजाज और ऐड किए, हाँ, ये अलग स्टैंजाज हैं। अच्छा, डिबेट ये है अच्छा तो एक इसका संदर्भ भी है। ये जो आनंद मठ जो नॉवेल है उसमें एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सरकारी नौकर थे, हाँ, एसडीएम थे, जी, उप तहसील जी। उप जिलाधिकारी थे। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा एंटी ब्रिटिश कहने में उनको तकलीफ होती थी, तो इन्होंने सारा जो अपनी नेशनलिज्म थी वो एंटी इस्लाम कर दी थी। और आनंद मठ में मुसलमानों के खिलाफ, मतलब उनके मस्जिद जला दो, उनके घर जला दो, ये बाहर से आए हैं, इस किस्म का संवाद था। हाँ था, ठीक है। तो वंदे मातरम के जो अगले हिस्से हैं, जिस हिस्से पे अब डिबेट हो रहा है, उसमें आइडोलेटरी है। जैसे दुर्गा का इमेज, बिल्कुल बिल्कुल, उनके 10 आर्म है, उसमें शस्त्र हैं, और उनको इस्तेमाल करके मतलब आप युद्ध में जाइए, काइंड ऑफ थिंग, जो कि पहले हिस्से में नहीं है। पहला हिस्सा जो है, इट इज द ब्यूटी ऑफ द मदरलैंड, सुजलांग शिफलांग मलय शीतलांग, है ना। तो इसमें मतलब देयर इज कोई भी वो नहीं है कि एक नम्रता के साथ, एक सद्भावना के साथ अपने मदर को याद करना, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। अगला हिस्सा जो है वो अलग है, ठीक है। अच्छा, नेशनल मूवमेंट सबसे पहली बात, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, बंकिम को ले आते हैं, रोबी दा और बंकिम दा कहते हैं, ये बंगाल में चलेगा नहीं है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गाना खुद गाया था 1897 या 96 में कांग्रेस के सेशन में। ओह, टैगोर ने गाया था जी, और उसका जो संगीत है, उसका जो म्यूजिक है, वो टैगोर ने दिया हुआ है। ओके, हाँ। तो ये अच्छा, तो ये हुआ, ये स्वदेशी मूवमेंट जब चला 1903-08, जो बंगाल को जो बांट रहे थे कर्जन ब्रिटिश राज के वक्त, उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त एजिटेशन हुआ। पहला मास मूवमेंट कह सकते हैं आप। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस के पहले ये सबसे बड़ा एक करीब सारे देश में, खास करके बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में काफी फैला हुआ था। तो उस मूवमेंट में ये गाना खूब चला, और धीरे धीरे एक आइकॉनिक इसका एक इमेज बना, नेशनलिज्म के साथ ये जुड़ गया, ठीक है। जिसमें श्री अरबिंदो का भी रोल था, उन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्होंने अपना एक जर्नल निकाला जिसका नाम ही वंदे मातरम रखा। तो धीरे धीरे एक पोएम, एक नेशनल मूवमेंट का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। पर 1920 और 30 की शताब्दी के बीच में जब कम्युनलिज्म फैलने लगा, बहुत ज्यादा फैलने लगा, तो मुस्लिम लीग ने इसको उठाया। उन्होंने कहा कि हम इसको कैसे गा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आइडोलेट्री है, और हमारे रिलीजन में तो किसी बुत का पूजा करना अलाउड नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये तो जिस नॉवेल से लिया गया वो तो एंटी मुस्लिम है। तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू की कॉरेस्पॉन्डेंस होती है इसमें, इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम कवि गुरु को पूछते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को पूछते हैं, उनका एडवाइस लेते हैं। तो वो उनका एडवाइस लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ कहते हैं कि देखो, ये इसके जो पहले 2 पैराज हैं, इसके साथ तो कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, और यही गाया जाता है और यही गाना चाहिए। और इस जो पहले 2 पैराग्राफ जो कि वंदे मातरम गाया जाता है, इसके साथ बाकी हिस्से को डिसोसिएट करना चाहिए, ये उनका लैंग्वेज है, कि इनको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इस गाने को जो कि एक्सीडेंटली आनंद मठ के साथ जुड़ गया था, वो हमको जोड़ना चाहिए। मतलब इनको अलग कर दो, आप इतना हिस्सा गाओ। यही डिसीजन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में 1937 में लिया गया कि भाई हाँ, यही गाया जाएगा। उसमें सब शामिल थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष बोस, सब शामिल थे। मतलब ये सारे बेवकूफ हैं, मोदी जी को सिर्फ पता है कि क्या करना है। और उसका मोटिवेशन ये था, गांधी जी क्या कहते हैं कि ये जो डिस्प्यूट है उनके लैंग्वेज में, वी आर कन्वर्टिंग प्योर गोल्ड इनटू बेस मेटल। मतलब एक
सोने की तरह एक सुंदर चीज को हम एक पीतल से भी भद्दा बना दे रहे हैं। एंड ही सेड आई विल नॉट अलाउ एनी डिस्प्यूट, ये गांधी जी के वर्ड्स हैं, एनी क्वारल ऑन दिस आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। ये सुनिए दर्शकों, कल गांधी जी की चर्चा मोदी जी कर रहे थे, लेकिन जो मुखर्जी सर बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी ने साफ साफ कहा कि इस गीत पर हम किसी किस्म का कोई विवाद नहीं चाहते। जी जी, और ये विवाद ना हो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि वही हिस्सा रखा जाए जो कि जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, बिल्कुल। और जरूरी है कि हमको बाकी हिस्सा गाना है। और कौन सा गीत है जिसके सारा गाया जाता है? बिल्कुल। जनगण मन का जो है, हम पहला स्टैंजा गाते हैं, उसका अगला स्टैंजा मेरे हिसाब से तो गाना चाहिए, क्योंकि उसमें रवींद्रनाथ टैगोर खास कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी नाम लेके हैं, ये भी हमें हिंदुस्तान के हिस्से हैं। जैसे पहले हिस्से में वो प्रांतों के बारे में कहते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो अगले स्टैंजा में वो रिलीजन्स को इंक्लूड करते हैं। तो नहीं गाया जाता क्योंकि कोई जरूरी है कि हमको वही गाना है। बिल्कुल। पर इसको ये बार बार उठा के उनका मेन मोटिवेशन ही ये है कि दो मोटिवेशन है। आपको तो पता ही है कि मोदी जी को एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं इसको, ऑब्सेशन है, यस, कि किसी तरह वो नेहरू को नीचे दिखाया जाए और अपने आप को ज्यादा बड़ा बताए। तो उसको नेहरू जी पे ब्लेम डालना था उनको। तो एक तो ये है। दूसरा, ये नेशनल मूवमेंट के हिस्से नहीं थे। बीजेपी के जो एंसेस्टर्स हैं, हिंदू महासभा, आरएसएस, तो इनका राष्ट्रीय आंदोलन के साथ कोई लेन देन नहीं था, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया जब भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहते हैं, जब वो आंदोलन चल रहा था, तब आरएसएस ने ये कहा अंग्रेजों को कि हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, ये कांग्रेस वाले तो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, हम कोऑपरेट करेंगे। और वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बना रहे थे जब कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। ठीक है ना? तो उनका नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, परंतु वो अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। कभी पटेल को कहते हैं कि हम हमारे हैं, सुभाष बोस हमारे हैं, नेहरू और गांधी बेकार हैं, सुभाष बोस अच्छे हैं, वो हमारे हैं, भगत सिंह हमारे हैं। परंतु इनकी परेशानी यह है कि इनको अप्रोप्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। किसको अप्रोप्रिएट करोगे? आप सुभाष बोस को करोगे? सुभाष बोस जब आईएनए बनाते हैं तो उनके जो ब्रिगेड्स के नाम क्या रखते हैं? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। सुभाष बोस में सांप्रदायिकता की बू तक नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं, दूर तक नहीं है। भगत सिंह भी, भगत सिंह तो बार बार लिखते हैं कि इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म दोनों भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और कि एक दूसरे से कम नहीं है। कम्युनलिज्म को, वो सांप्रदायिकता को वो सबसे बड़े एनिमी की तरह मानते हैं भगत सिंह। उनको भी मैं आपको एक सेकंड में टोकूंगा यहीं पे जी। भगत सिंह ने जब सेंट्रल असेंबली पर बम गिराया जी, तो वहां इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। बिल्कुल इसका क्या? बिल्कुल, ये जो भाषा का भी जो इस्तेमाल है, ये आप ये सुभाष बोस में भी देखेंगे, वो खास पूछ के, क्योंकि वो बंगाली थे, उनको उर्दू उतनी अच्छी नहीं आती थी, पर वो जो भाषा भी इस्तेमाल करते थे, वो इनके इसके बारे में पूरी किताबें लिखी गई हैं कि वो कैसे कोशिश करते थे कि ऐसी भाषा इस्तेमाल हो जो कि सबको समझ आए और सबको इंक्लूड करे, है ना? जैसे इनकलाब जिंदाबाद, है ना? जी। तो ये कोई मुसलमान लैंग्वेज तो नहीं है ना? नहीं। भारत का लैंग्वेज है, पर हर एक आदमी समझता है, जिससे सब रिलेट करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिमिलरली वो पटेल को अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, पर पटेल को कैसे अप्रोप्रिएट करोगे? उन्होंने तो 25,000 आरएसएस को उन्होंने जेल में डाला गांधी के मर्डर के बाद, है ना? तो ये कोई अप्रोप्रिएट करने वाले हैं नहीं, पर इनकी आप निंदा करो, झूठ बोलो। अब जो शुरू हुआ है ना, अब हिस्टोरियंस हमारे, तो हमको तो पहली बार ही थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल गई कि हिस्टोरियंस की तो अब जरूरत है ही नहीं, इनको सब कुछ पता है ना? पॉलिटिशियंस जो हैं उनको सब पता है हिस्ट्री के बारे में, हर एक चीज के बारे में वो डिक्लेयर करते हैं कि मुगल हिस्ट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? कि मुसलमानों ने क्या क्या नहीं किया। सारे जो इतने सालों के जो रिसर्च हुआ है, इतने सालों के भारत का जो हिस्टोरियोग्राफी है, हिस्ट्री राइटिंग है, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था। और उसको आप बिल्कुल डस्टबिन में फेंक रहे हो, और जो मर्जी जिस मर्जी में बोलो, और फॉर व्हाट?
2 पीसेस ऑफ सिल्वर जिसको कहते हैं, मतलब 2 पैसे की कमाई के लिए है, एक छोटा सा इलेक्शन जीतने के लिए जो मर्जी कर दो, है ना। सर, ये तो शर्म आती है। जो आपने शुरू में कहा ना, मुझे बहुत अच्छी लगी है आपकी बात, कि जब देश में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं आपके पास, पार्लियामेंट अब ये डिस्कस करेगा कि वंदे मातरम का अगला हिस्सा क्यों नहीं गाया जा रहा। अब उसको गवा के आपको क्या फायदा हो गया बताओ? मुस्लिम्स को एलियनेट करोगे ना। इनका जो, मैं आप क्षमा चाहता हूं, मैं बोले सर। ये मुझे बड़ा लगता है कि जो सबसे अच्छी चीजें हैं भारत के इतिहास में, हमारे सिविलाइजेशन में हैं, उसको ये कैसे मरोड़ के गंदा बना देते हैं। अब जैसे राम, भारत में कौन है, अभी भी आप यूपी में चले जाओ, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, सब राम राम बोलते हैं, है ना, है ना, है ना। राम एक बड़ा काइंड, एक एक्सेप्टेबल और पूज्य फिगर था भारत। बिल्कुल। और राम तो जीवन भर उदास रहे, बेचारे वियोग में रहे, वही तो उनके अंदर कहाँ वो सत्य, काइंडनेस, ये सब राम के साथ जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इसको अब जय श्री राम को एक ऐसा स्लोगन बना दिया जिससे कि लोगों का दिल कांप जाता है। और जय श्री राम बोल के आप लोगों को मार रहे हो, है ना, उनके बुड्ढों के छातियों पे कूद रहे हो और कहते हो कि जय श्री राम बोल, है ना। ऐसे ऐसे देश बनता है? डंडा मार के आप देश बनाओगे? इसी इनको ये नहीं समझ आती कि हमारी जो नेशनलिज्म है, ये दुनिया में एक यूनिक नेशनलिज्म है। नेशंस कैसे बनते हैं? पहले नेशंस नहीं होते थे, एम्पायर होते थे, है ना। मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर, जैसे यूरोप बटा हुआ था बिटवीन हैब्सबर्ग एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर। फिर ये टूट टूट के अलग देश बने, इंग्लैंड, फ्रांस, ये वो। और जब देश बने, मॉडर्न नेशंस बने, जैसे इंडिया मॉडर्न नेशन बना, तो यूरोप में सबसे पहले बना 17, 17वीं 18वीं शताब्दी में। उनका प्रिंसिपल था कि एक भाषा और एक धर्म। जैसे कैथोलिक फ्रांस, क्रिश्चियन फ्रांस भी नहीं, कैथोलिक फ्रांस, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड। जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन होती है, कई हिस्सों को मिला के बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जर्मन स्पीकिंग पीपल, इटालियन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। ऐसे देश बन रहे थे उस वक्त 19वीं शताब्दी में। हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स कहते हैं कि हमारा जो इमेजिनेशन ऑफ नेशन का, उसमें तो हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात है, क्या हम ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाले नहीं है, नहीं है। हमारे यहाँ सब भाषाएं बोली जाएगी। जितनी भाषाएं हो उतना अच्छा है, जितने लैंग्वेजेस, जितने रिलीजन हो उतना अच्छा है। ये एक अमेजिंग कंसेप्शन था, जिसको दुनिया मानती थी, जिसके लिए हम बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते थे कि हमने एक नेशनलिज्म क्रिएट किया है। यही डाइवर्सिटी जा रही है, जिसमें इंक्लूसिव है और लोग सीखने आते थे। मैं खुद एक यूरोपियन डेलीगेशन को मिला था, यूरोपियन यूनियन से, जो आए थे भारत को ये स्टडी करने कि आप एक यूनिटी कैसे हो। हम तो यूरोपियन यूनियन को यूनियन तक नहीं बना पा रहे, हर तीसरे दिन कोई लड़ पड़ता है। और आपकी डाइवर्सिटी यूरोप से 10 गुना है, और फिर भी आप एक देश कैसे हो। तो ये इसको हम तोड़ दे रहे हैं, इस ब्यूटी को, इस नेशनलिज्म को तोड़ रहे हैं। कैसे? एक फॉरेन नेशनलिज्म को अपना के। जो यूरोपियन विजन ऑफ वन लैंग्वेज वन रिलीजन था, अगर उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक चैलेंज नहीं होता था, जहां जहां नहीं हुआ, वहां नतीजा क्या हुआ? हिटलर और मुसोलिनी। तो हम उसी दिशा में, हिटलर मुसोलिनी की दिशा में जा रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि इनके प्रीडिसेसर जो थे, बिल्कुल ये बहुत हिटलर के नजदीक थे, और इनमें से एक जना तो मुसोलिनी को मिलके भी आए थे, सीख के भी आए थे कि भी कैसे करना होता है। और ये जो हिटलर ने किया उसको अच्छा समझते थे। जैसे कि हिटलर ने 6 मिलियन जूस को मारा ना, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो जर्मनी में रेस प्राइड कैसे कैसे वो कम्युनिटीज को डील करते हैं, मतलब जूस को और मुसलमानों को इक्वेट कर रहे हैं। तो ये तो इनके राइटिंग्स में है। तो इस मानसिकता वाले लोग क्या वंदे मातरम समझेंगे, क्या राम को समझेंगे? एक चीज बताएं, हिस्ट्री के साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। माने बच्चों की किताबें जो एनसीईआरटी की बुक्स है, वहां से लेकर के पार्लियामेंट हाउस तक हर जगह इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हो रही है, ये ठीक है। हम लोगों की, इस देश की जनता की निराशा ये है
क्या ये इतिहास को बदलकर फिर से स्थापित करने में, इंपोज करने में सफल होंगे? आपको लगता है कहीं से? देखिए, ये सफल होंगे कि नहीं, हाँ, शॉर्ट टर्म में तो हो ही रहे हैं। अब किताबें आपने बदल दी। अब जैसे कि लेटेस्ट जो है, अब ये इंडिपेंडेंस डे को नहीं मनाते, पार्टीशन हॉरर्स डे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पार्टीशन हॉरर्स डे 14 अगस्त को मनाया जाएगा। उसके अरे किताब भी निकाल दी एनसीईआरटी की। अब क्या याद दिलवा रहे हो? पार्टीशन याद दिलवा रहे हो, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट याद दिलवा रहे हो। और उसमें ये अभी हमने उस पर लिखा भी है, आप पढ़ के देखिएगा, एनसीईआरटी में ये इंट्रोड्यूस हुआ है एक छोटा बुकलेट ऑन पार्टीशन हॉरर्स। और उसमें ये बताया कि पार्टीशन के किसके वजह से हुआ। पता है क्या कहते हैं? इसलिए तो इनको अंग्रेजों के पिट्ठू कहते हैं। कहते हैं अंग्रेज देश को नहीं डिवाइड करना चाहते थे, वो तो यूनाइटेड छोड़ना चाहते थे। ओ माय गॉड, ये कांग्रेस ही, हे भगवान। और जिन्ना, ये इन्होंने मिलकर देश को तोड़ा। अब बताइए, जो नेशनल मूवमेंट क्रिएट करता है, जो अपने जान दे देते हैं गांधी जी जैसे लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, उनको आप रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हो पार्टीशन के लिए। और जो हिंदू मुस्लिम डिवीजन पे ही जीते हैं वो अच्छे हैं। कितना दुखद है। टू नेशन थियरी सबसे पहले अंग्रेजों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। जेम्स मिल की किताब में ही सेज द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर टू नेशंस, पहली बारी 19th सेंचुरी में। उसके पहले ये नोशन ही नहीं था कि हिंदू और मुसलमान अलग है। 1857 की जो म्यूटिनी है, सब जानते हैं उसके बारे में। उसमें हिंदू मुस्लिम इकट्ठे लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल लड़े थे ना, बिल्कुल। मंगल पांडे और इधर बख्तियार खान, सब बड़े बड़े लीडर्स थे। लड़के उन्होंने क्या तय किया, किसको बादशाह बनाएंगे? बहादुर शाह जफर को। तो मुसलमान नहीं थे, तो हिंदुओं को कोई तकलीफ थी कि मुसलमान ये इशू ही नहीं था। ये इशू इन्होंने रेज किया, हिंदू मुस्लिम आर टू नेशंस। फिर उसको पिकअप कर लिया कम्युनलिस्ट ने, जो कि अंग्रेजों के सपोर्टर्स थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सावरकर ने 1938 में हिंदू महासभा के स्पीच में कहा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू एंटागोनिस्टिक नेशंस। उसके बाद मुस्लिम लीग कहती है। तो ये भी जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, जो आपने कहा हिस्ट्री के साथ तोड़ फोड़ करना है। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उतार के आप नेशनल मूवमेंट के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और अंग्रेजों को माफ कर दे रहे हो। बताइए कितना दुखद है ये। आप सोच सकते हैं दर्शकों, ये माने बहुत ही निराशाजनक है। कल प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में कह रही थी कि कांग्रेस के हर अधिवेशन में जी वंदे मातरम पढ़ा जाता है शुरुआत में, शुरुआत से जो भी चला है। जी जी। फिर वो नेहरू की बात लेके आ रही थी कि नेहरू जी पर बार बार आरोप लगाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, ये हम भी जानते हैं कि नेहरू की बड़ी भूमिका रही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने के उसमें। दरअसल जो कांग्रेस पर हमला है इनका और नेहरू पर हमला है, उसकी वजह क्या है? ये आपने तो बताया कि करते हैं हमला, लेकिन नेहरू पर हमला करके, गांधी पर हमला करके, और कभी कभी गांधी पर हमला नहीं करेंगे, नेहरू पे करेंगे, सुभाष पे करेंगे, नेहरू पे नहीं, नेहरू पे सुभाष जी पर नहीं करेंगे, नेहरू पे करेंगे। इसके पीछे की आपको पॉलिटिक्स क्या लगती है? इतिहास में भी क्या ऐसी राजनीति कभी हुई है? देखिए, ये इनको इसलिए हमला करना पड़ता है क्योंकि इनका ये अपने आप को नेशनलिस्ट बताते हैं, है ना? हम राष्ट्र सबसे बड़े राष्ट्रवादी हम हैं, परंतु नेशनल मूवमेंट के साथ इनका कोई हिस्सा नहीं था। ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली वो हिस्ट्री सीख रहे हैं। कंगना राउत है ना, एक स्टारलेट, उससे इन्होंने हिस्ट्री सीखी है। कंगना राउत ने ये कहा कि भारत की आजादी 2014 में कहा कि नहीं कहा? तो किसी ने पूछा भाई फिर 1947 में क्या हुआ? तो कह दी वो तो भीख में मिली थी। मतलब एक झटके में महात्मा गांधी, तिलक, सब भगत सिंह सबको खारिज कर दिया, सब भिखारी खारिज कर दिया, है ना? तो यही इनकी मानसिकता, यही इनकी पॉलिटिक्स है, यही इनका नॉलेज है। और जो आपने सवाल पूछा कि क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक ना असली नेशनल मूवमेंट को वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे, तब तक वो अपने आप को कैसे नेशनलिस्ट बताएंगे। तो जो असली नेशनलिस्ट थे उनको आप कहो कि वो ये थे, वो तो तुष्टिकरण कर रहे थे, एटसेट्रा। और जो आपने कहा कि कांग्रेस के सेशन में ये गाया जाता है, मैं फिर से गांधी जी को कोट करता हूँ। गांधी जी कहते हैं,
कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने ये डिसीजन लिया बाद में कि कांग्रेस के सेशन में जरूर गाइए, परंतु अगर असेंबली हो, बोर्ड हो, स्कूल हो, आप वहां पे इसको इम्पोज नहीं कर सकते, इम्पोज मत करिए। ये बात बोला गांधी जी जी, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। यस कहा है। ये तो बिल्कुल जायज चीज है, जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? आपने वो वीडियोस देखे होंगे कि ये कुछ मुसलमानों को पीटा जा रहा है, पुलिस मैन पीट रहे हैं और कह रहे हैं तो जनगण मन गा या जय श्री राम बोल। ऐसे नेशनलिज्म बनती है? मार के डंडा घुसा के किसी के अंदर कि तू बोल कि मैं भारत को प्यार करता हूं, कोई अकल है? आई मीन ऐसे देश टूटता है, बनता नहीं है यार। हम क्या मतलब मिडिल ईस्ट की तरह बनना चाहते हैं कि परमानेंट वॉर ही लगी रहे, सिविल वॉर चाहते हैं? 200 मिलियन हमारे मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, 200 मिलियन। यूरोप के 10-15 देश मिला के जितने लोग हैं ना, उतने मुसलमान हमारे देश में। उनको हम दुश्मन बना के क्या देश बनाएंगे कि सिविल वॉर करवाएंगे? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक चीज और भी है, बीजेपी और आरएसएस अपने इतिहासकारों की एक नई पौध शुरू कर चुकी है। उसके इतिहासकार संबित पात्रा, राकेश सिन्हा, उनके इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है जी। आपको क्या लगता है इस वक्त देश में जो वास्तव में इतिहासकार हैं उनकी क्या भूमिका है? उनको वो अपनी भूमिका का क्या निर्वहन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं। मैं कहूंगा, मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी 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 बिल्कुल, जो इनका सबसे बड़ा टारगेट रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे फ्री थिंकिंग होती है। जहां पे यूनिवर्सिटीज पे क्यों अटैक होता है, कि मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भाजपा ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ किया, वही हिटलर ने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के साथ किया। आइडेंटिकल मॉडल। सुनिए दर्शकों, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ। और कारण भी ये, पीटर ड्रकर का नाम लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं जी। कोई भी मैनेजमेंट में कोई भी डिग्री करेगा तो पीटर ड्रकर का नाम जानेगा। वो फ्रैंकफर्ट में थे और उनको भगाया गया वहां से, तो उन्होंने बाद में ये लिखा अमेरिका जाके हैं कि क्यों, क्योंकि फ्रैंकफर्ट उस वक्त जर्मनी की सबसे एडवांस्ड यूनिवर्सिटी थी, सबसे फ्री थिंकिंग, सबसे लिबरल। सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, और वही काम यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे कि कॉपी बुक की तरह जो वहां पे किया। फैकल्टी को दौड़ाओ, उनको हैरेस करो, स्टूडेंट्स को अरेस्ट करो, पीटो, मारो। जैसे हमारे स्टूडेंट उमर खलीद मेरा स्टूडेंट है, मेरा अपना, 5 साल से जेल में, ना बेल ना चार्जशीट। ये कोई जस्टिस हो रहा है? कन्हैया को उठा लिया था जिस डराने के लिए। देखिए, अब एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर क्रिएट करो, तो नेचुरली हर एक आदमी तो भगत सिंह नहीं है ना कि तो फर्क तो पड़ता ही है। तो हमारे इतिहासकारों में भी असर थोड़ा बहुत पड़ रहा है, पर मेरे हिसाब से इस देश में हम एक ट्रेडिशन है गांधी जी के समय से ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को तोड़ना इतना आसान नहीं है। क्या बात, इन्होंने खुद देख लिया। क्या बात। आप देखिए, ये पंजाब के एक प्रोविंस के फार्मर्स ने दिखा दिया ना, 1 साल बैठे रहे, माफी मंगवाई, कानून बदलवाए। तो रेजिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं टूटता। फिर से गांधी जी को कोट करूंगा। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में बहुत डिक्टेटर्स आए हैं, बहुत अथॉरिटेरियन रूलर्स आए हैं, पर याद रखिए कोई लास्ट नहीं करता, परमानेंट कोई नहीं होता। डिक्टेटर्स विल ऑलवेज गो। एक चीज बताएं, ये सवाल किसी इतिहासकार से मुझे नहीं लगता शायद किया गया होगा अब तक, लेकिन मेरे दिमाग में आया अभी फिलहाल आपसे बात करते वक्त। मैं पूछ रहा हूं, जर्मनी में हिटलर के वक्त जिस तरह की दहशत, जिस तरह की निराशा, कत्लेआम तो नहीं हो रहा भारत में, लेकिन निराशा और अवसाद की जो स्थिति थी, क्या आज के भारत में वैसी स्थिति है? मैं सिर्फ डिप्रेशन की बात कर रहा, एंजाइटी की बात कर रहा, और पब्लिक के सेंटीमेंट को जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा, दबाया जा रहा, उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर नहीं देखता। हम तो कम से कम 10-15 साल से कहते जा रहे हैं कि फासिज्म का एक ही मॉडल होता है, और हम उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। उस मॉडल में सबसे पहले है इंटेलिजेंसिया पे अटैक करो, उनको गालियां दो, है ना, उनको एक तो यूनिवर्सिटी का तो मैंने बता ही दिया। जैसे
जो भी इंटेलेक्चुअल तमाम इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसको आप लेफ्ट लिबरल कह दो, उसको आप अर्बन नक्सली कह दो, जिहादी कह दो, अर्बन नक्सल कह दो, और सबसे बड़ी बात जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं, जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स हैं, उनको क्या कहते, उनको कहा कि ये तो आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी। और आंदोलनजीवी कौन होते हैं? जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स। मतलब जो मूवमेंट कर रहा है वही पैरासाइट है, जो लड़ रहा है, जो खड़ा हो रहा है डेमोक्रेसी में है, वो पैरासाइट बन गया, वो आंदोलनजीवी बन गया। तो देखिए डेमोक्रेसी का हार्ट क्या है? सिविल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसके लिए तिलक से लेके गांधी जी से भगत सिंह सब इसी के लिए जेल गए कि हम तो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छोड़ेंगे। आप जेल में डाल दो, पर हम तो वही बोलेंगे जो हम सोचते हैं, ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच गई आपकी। सही है? सही है। अच्छा, सेकंड थिंग, ये सारे कराची रेजोल्यूशन 1931 और जो जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू फ्री स्पीच एंड राइट टू एसोसिएशन, कि आप मीटिंग कर सकते हो, मीटिंग करके आप मोबिलाइज कर सकते हो। राइट टू एसोसिएशन कहाँ है? प्रदूषण से मर रहे हैं लोग दिल्ली में, मदर्स एंड चिल्ड्रन इंडिया गेट में जाते हैं जी कि हम प्रोटेस्ट करने में, कोई सरकार को कुछ नहीं कह रहा, कहते हैं कि भाई कुछ करो, हमारे फेफड़े जल जा रहे हैं। उठा लिया, अलाउ किया। आप दिल्ली में कहीं प्रोसेशन करके दिखाओ, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, नहीं करने देंगे, कहेंगे कि हम एक डेजिग्नेटेड जगह, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको जंगल में एक जगह बताता हूँ, वहां जाके आप प्रोटेस्ट करिए, जंतर मंतर के पीछे छुपके। इंडिया गेट जहां पे बड़े से बड़े प्रोसेशन, ये जब इमरजेंसी के खिलाफ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोसेशंस वाज इन इंडिया गेट। वो सब इंडिया गेट में आप कोई नहीं जा सकता, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दो उसको। कहीं पे भी आप जहां पार्लियामेंट के सामने नहीं कर सकते, कहीं क्या, इसका क्या मतलब है? जो हमारे जेएनयू में भी किया है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के और रेसिडेंसेस के 100 मीटर के अंदर आप नहीं प्रोटेस्ट कर सकते। वही तो मैं कह रहा हूं ना, फॉरेस्ट में जाके प्रोटेस्ट करो। तो ये तो यही सारे फासिज्म के एग्जाम्पल्स होते हैं। राइट टू स्पीच निकाल ले लिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म, प्रेस तो कुछ बचा ही नहीं हमारे देश में। बिल्कुल आप लोग जैसे थोड़े बहुत बचे हुए हैं, बट बाय एंड लार्ज तो सोशल मीडिया के सिवा तो प्रेस कुछ बचा ही नहीं, करीब। तो आपने या उनको खरीद लिया या उनको डरा दिया। तो ना आपके पास प्रेस है। अब जो इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी का क्या हाल देखिए। कभी सुना है आपने कि जजेस रिटायर करते कोई राज्यसभा मेंबर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई पूजा कर रहा है। हाँ, कोई पूजा कर रहा है और अपने ही जजमेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं प्रीवियस चीफ जस्टिस। यस। पूछो मत अभी, मतलब एक हर एक इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देना। एक चीज बताए कि जो गैर भाजपा दल है बीजेपी के अतिरिक्त, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अपोजिशन निभा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, पर सफिशिएंटली नहीं कर रहे। उनको एक सीख नहीं समझ आई अभी तक, जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, जो कि फासिज्म ने सिखाया हमें। 1930s का लेसन यह था that the only way you can beat fascism is if all those who believe in democracy, जो कि civilization में विश्वास करते हैं, because I am contrasting fascism as an anti-civilizational thing, है ना? बिल्कुल because it is based on hatred and murder, yes. तो उसको हम थोड़ा civilization तो नहीं कह सकते ना। तो all those must unite, क्योंकि Hitler, the rise of Hitler was possible because the opposition was divided. Even the communists and socialists were divided. Okay. है ना? तो यही अब देखिए ऑपोजिशन में यूनिटी कहाँ है? अभी भी they are playing small games. सही है, छोटे-छोटे खेल हो रहे हैं। मेरे को 3 सीट और दे दो, मेरे को 2.5 सीट और दे दो, ऐसे थोड़ी। So that is one thing. And second thing is requires leadership and sacrifice. That is, politics must become a politics of sacrifice, not of gaining something. सही है। जैसे कि जो कांग्रेस हुआ करती थी एक टाइम पे, कांग्रेस मूवमेंट ज्वाइन करना मतलब था आप कुछ खोओगे, कुछ पाओगे नहीं उसमें से, है ना? तो अब पर बदल गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस यू ज्वाइन पॉलिटिक्स की मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अब दैट हैज टू चेंज। ऑपोजिशन विल हैव टू बी वन which is fighting, एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। और होगा भी। एक चीज बताए सर, जो पब्लिक है, आबादी है देश की,
जी। हमने वो दौर देखा है। मुझे याद है कि 1991 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, आफ्टर दैट यूपी का इलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी हार गई जी। बहुत बुरी तरह से हार गई। तो जबकि उस वक्त भी बहुत तेज हिंदू जो चरमपंथ था बहुत तेजी से बढ़ा हुआ था। राम मंदिर बना के भी अयोध्या में हार गई ना। हाँ हार गई और वो भी एक दलित से। यस यस यस। तो सर एक चीज बताएं, क्या फासिज्म के दौर में भी अब जो पब्लिक का परसेप्शन है वो वक्त के साथ बदलता रहता है क्या? पहले परसेप्शन कुछ हो, पूरी मॉब, मैंने सोची 150 करोड़ की आबादी है, उस वक्त 100 करोड़ की 90 करोड़ की रही होगी। क्या एक साथ इतना परसेप्शन, इतना नैरेटिव बदल सकता है? इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? देखिए, शॉर्ट टाइम्स के लिए बदल सकता है। जैसे कि रेसिज्म है। ट्रम्प कैसे पावर में आया? इलेक्शन से आया ना। फासिज्म का अब एक आपको फासिज्म और डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियनिज्म को डिसोसिएट करना चाहिए। हाँ करिए। मिलिट्री रूल जो है वो आप सिर्फ पॉलिटिकल पावर के मिलिट्री पावर से कर रहे हो, है ना। ये हुआ डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। फासिज्म इज जनरली कम्स थ्रू पॉपुलिज्म। इलेक्शन जीत के फासिज्म आता है। हिटलर इलेक्शन जीता था, ट्रम्प इलेक्शन जीता है, मोदी इलेक्शन जीत रहे हैं। यस, ठीक है ना। तो पॉपुलर सपोर्ट तो मिला ना उनको। जहां ना मिला वहां फिक्स कर लिया, जो आजकल हो रहा है। अब तो इलेक्शन भी एक मजाक बनने लग गया। जब इलेक्शन कमिश्नर ही जोकर है तो फिर इलेक्शन क्या बचा आपका, है ना। तो फिर भी पिछले 3-4 इलेक्शन में तो साफ है कि ये तो प्रेडिक्ट कर सकता है कि इतने सीट मिलेंगे, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, उनको पहले ही पता है क्या मिलेगा। अब इलेक्शन के बाहर भी एक्टिविटी होती है। सही है। इसीलिए मेरे ख्याल जैसे फॉर एग्जांपल ये जो राहुल गांधी ने ये किया, भारत जोड़ो यात्रा की, ये इलेक्शन तो नहीं किया ना। नहीं। पर वो पॉलिटिक्स है। टू मी दैट इज रियल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली इलेक्शन। अच्छा, ऐसी पॉलिटिक्स सफल हो सकती है आज के दौर में? हिंदुस्तान में यही पॉलिटिक्स सफल हुई है। अंग्रेजों ने तो असेंबलीज में टिकटें दी थी। कांग्रेस की पॉलिटिक्स नेशनल मूवमेंट में असेंबलीज में नहीं थी, असेंबलीज के बाहर थी, है ना। असली पॉलिटिक्स तो विद पीपल है ना। ये तो इलेक्शन तो एक मतलब ऐसी पॉलिटिक्स आज के दौर में भी सफल हो सकती है, ये मान लेना चाहिए। और यही एक तरीका है फासिज्म से लड़ने का। इसी से वो डरते हैं। इसीलिए देखिए ना, जब सीएए मूवमेंट हुआ, सीएए के खिलाफ सारे देश में हुआ। मैं उस वक्त कई प्रांतों में सफर किया था और बहुत पावरफुल मूवमेंट हुआ था जी। कैसे डरे, है ना। कोविड का बहाना बनाया और फिर राइट्स करवा दिए। दिल्ली में सीएए मूवमेंट को कैसे रोका, शाहीन बाग को कैसे उठाया, राइट्स करवा दिया है। और जिनको मारा उन्हीं पे केसेस, है ना। यहां तक कि अब जो इन्होंने करना शुरू किया, ये तो पंजाब हरियाणा के चीफ जस्टिस ने कहा कि जो उन्होंने अभी हरियाणा में किया था, डिमोलिशन शुरू कर दिए थे सारे नू के एरिया में। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा तो दिस अपीयर्स टू मी टू बी स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लिंजिंग। ये हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लिंजिंग कर रहे हो, है ना। तो इसके खिलाफ आंदोलन तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आंदोलन होगा तो उस पर सप्रेशन होगा, हो ही रहा है। जहां पे भी आंदोलन होते हैं सप्रेस करते हैं। ये कहती है आरएसएस, बार बार कह रही है कि हम देश के बच्चों को, देश के युवाओं को सही इतिहास पढ़ा रहे हैं, सही हिस्ट्री उनके सामने ला रहे हैं। ये सब जो चीजें चल रही है उसके लिए ये उदाहरण देती है। आपको क्या लगता है उसको? वो देश के बच्चों को एक तो झूठ पढ़ा रहे हैं, और दूसरा जो इतिहास अंग्रेजों ने इनको सिखाया वो पढ़ा रहे हैं। ये जो सारा थीसिस है कि मैंने जो आपको बताया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिवाइडेड, दे आर टू सेपरेट नेशंस, ये ब्रिटिश थीसिस है। ये नोशन दैट देयर वाज मुस्लिम अट्रॉसिटी इन इंडिया, ये उनका थीसिस है। अगर इतनी अट्रॉसिटी थी मुगल पीरियड में, तो हाउ कम कि मुगल पीरियड में इंडिया प्रोड्यूस्ड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सही है। ये कैसे हो गया था, है ना। बिल्कुल। ये कैसे हुआ था कि फ्रॉम आर्किटेक्चर टू म्यूजिक टू लिटरेचर टू आर्ट, हर चीज में इंडिया वाज फ्लरिशिंग इन द मुगल पीरियड। कैसे हो गया था, सही है ना। सही है। तो ये कैसे हुआ कि उसी मुगल पीरियड में तुलसीदास भी होते हैं, कबीर भी होते हैं, रैदास भी होते हैं,
गुरु नानक भी होते हैं, रसखान भक्ति भी होते मूवमेंट हैं, भी होता है और सूफी मूवमेंट भी होता है, ना? एक साथ ही होता है। तो ये एक हमारे हिस्ट्री का जो एक पॉजिटिव ट्रेंड था, उसको ब्रिटिश रूल ने रोका और उनके जो कोऑपरेटर्स थे, कम्युनलिस्ट, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इतिहास को लेकर के मीडिया के रुख पर आप क्या कहेंगे? जो मीडिया इतिहास को कैसे ट्रीट कर रहा है? अभी आपने बताया, दर्शकों भी आए सर तो बता रहे थे कि रोज 2 इंटरव्यू हो रहे हैं और दरअसल जो सवाल पूछे जाते हैं लोग पढ़ के नहीं आते हैं, तो वैसे सवाल नहीं पूछ पाते। इतिहास को लेकर के क्या मीडिया का रुख आपको लग रहा है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक संस्कृत में या बंगाली में तो कहते हैं, एक शब्द है ज्ञान पापी, है ना? कि उनको पता है और फिर भी कुछ और कर रहे हैं, तो विच इज टू मी अ मच बिगर सिन। कोई बिल्कुल ही बेवकूफ हो, है उसको तो मैं, अनपढ़ हो, बेवकूफ हो या अधपढ़ा हो, तो उसको मैं समझ सकता हूँ, उसके साथ मैं डील कर सकता हूँ। पर जब कोई पढ़ा लिखा आदमी जो समझता है कि ये गलत है और फिर भी उसको करता है, जैसे हमारे जजेस आजकल कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे कॉलेज स्कूल्स में, यस यस, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, कैम्ब्रिज, ये विदेशों से डिग्रियां लेके आए हैं, डिग्री आके लेके झोली चुक वाला काम कर रहे हैं। तो ये तो इट्स, उसके खिलाफ तो लड़ना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, जिस पर पूरा मैंने जवाब नहीं दिया, परंतु अगर आप रीजन्स पे ट्रैवल करेंगे, फेडरलिज्म शायद देश को बचा देगा। सारा हिंदुस्तान यूपी नहीं है। क्या आप केरला चले जाइए, क्या बात, तमिलनाडु चले जाइए, बंगाल चले जाइए, असम भी चले जाइए, आपको एटमॉस्फेयर अलग लगेगा। असम में जो ये उनके जो सिंगर जिनकी डेथ हुई है, जो कि एकदम मतलब इतना पॉपुलर शायद किसी, मैंने कभी सुना ही नहीं। मैं अवाक था, बिकॉज आप, मैं नहीं जानता था, आप जो कह रहे हैं मैं खुद भी अवाक था कि ऐसे एक सिंगर की डेथ पे इतना बड़ा वो खड़ा हो जाएगा। और उस सिंगर का मैसेज क्या था? यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसके फॉलोअर्स हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सब कुछ है। तो पीपल, लोगों की जो एक सिविलाइजेशन वैल्यू होती है ना, जो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं कि क्या बात है इस देश में, कि इसकी हस्ती मिटती नहीं है ना? ये जो है, नेहरू जी क्या देखते हैं इंडिया की सिविलाइजेशन में? डायलॉजिकल ट्रेडिशन, ट्रेडिशन ऑफ लिव एंड लेट लिव। हम भी या तुम भी हो, तुम इस पेड़ को पूजा कर लो, उस मूर्ति को कर लो, मैं इसको कर लूंगा या मैं नहीं करूंगा। सब एक्सेप्टेबल थे। तुम भी तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। बिल्कुल 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 है। तो ये ट्रेडिशन इतनी आसानी से नहीं तोड़ी जाती है। बिल्कुल सही। हमारा जो डीपर, आप कल्चरल लेवल पे अगर आप गांव में अभी भी जाएंगे तो वहां पे ये नफरत अभी तक पूरी तरह पहुंची नहीं है। नहीं पहुंची है। ये एक अर्बन मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी है, पर ये फैल सकती है। इसको हमको डिसमिस नहीं करना चाहिए, इसके साथ संघर्ष करना चाहिए, पर हमें इतना उदास होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन कई हजार सालों की है। एक रीसेंट अंग्रेजों के सॉर्ट ऑफ चमचों के वो आहार से हमको डर नहीं जाना चाहिए। सुनिए, उदास होने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी बात कह रहे हैं मुखर्जी साहब। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से हिस्ट्री के साथ इनजस्टिस हो रही है, अन्याय हो रहा है, ये डर लगता है कि नहीं लगता है कि आने वाले समय में इतिहास का रंग भी भगवा हो जाएगा? हो नहीं सकता ना। जैसे कि हमारे एक टॉप हिस्टोरियन है रामिला थापर, जिनके ऊपर ये बहुत अटैक किया। वो कह रहे थे कि जिस तरह से ये हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स बदल दे रहे हैं, कॉलेजेस में आरएसएस के लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो अब जो है थोड़े दिनों में अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ना होगा, भारत इंडिया का इतिहास पढ़ना होगा, तो विदेश जाना पड़ेगा। सही है ना? पर सारी दुनिया में तो ना मोदी वर्जन ऑफ हिस्ट्री हो सकता है। नहीं। इंडियन हिस्ट्री तो कहीं गायब नहीं हो जाएगा। ताजमहल तो तेजोमहल नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, क्योंकि उस पर इतनी किताबें लिख चुके हैं लोग, इतनी रिसर्च हो चुकी है सारी दुनिया में। क्या जो मर्जी कर लो आप, इसको बिल्कुल उल्टा तो नहीं ना कर सकते, इतना आसान भी नहीं है। अपना मजाक बनाओगे, लोग हंसेंगे आप पे, जो हंसना शुरू कर दिया दुनिया भर में,
जब हमारे प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि मैं तो भगवान का अवतार हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो आपके साथ ट्रेड कर लेते हैं, पर पीछे से तो हंसते हैं ना सारे। हंसते हैं, बिल्कुल हंसते हैं। और जबकि हम पहले दुनिया को लेसन्स देते थे। जब जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं 50s और 60s में, जब अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, यूएसएसआर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जब नॉन अलाइंड मूवमेंट की सारी बात जब उन्होंने शुरू करी कि हम किसी के भी पिछलग्गू नहीं बनेंगे सुपर पावर के, तब दुनिया में ये डिप्लोमेट्स कहने लगे कि तुम कौन होते हो, तुम तो यू आर अ पुअर कंट्री, बेगिंग बोल लेके तो घूमते हो, क्योंकि उस वक्त हमारी कंडीशन बहुत खराब थी आजादी के बाद। तो नेहरू का कहना था कि वी मे बी पुअर बट हु हैज टोल्ड यू दैट द पुअर कैन नॉट हैव अ वॉइस। क्या बात। तो हमारी उस वक्त वॉइस होती थी दुनिया में। अब आपकी क्या वॉइस है? अब आपका ये पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, पुलवामा होता है। एक देश नहीं है दुनिया में जो आपको सपोर्ट कर रहा है, नॉट वन। ऑपरेशन सिंदूर में भी सपोर्ट नहीं मिला क्यों? और बांग्लादेश के टाइम पे चाइना और अमेरिका इकट्ठी हो जाते हैं। अमेरिका 7th फ्लीट पहुंचाता है इंडियन ओशन पे कि आप बांग्लादेश नहीं होने देंगे, और हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ कई देश थे दुनिया के। अकेला हिंदुस्तान नहीं कर सकता था बांग्लादेश। सही है, सही तो है। ये सिर्फ अपने आप को विश्वगुरु कहने से आप विश्वगुरु नहीं बन जाते हो, आपको एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है। आप दुनिया में क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? क्या मुसलमानों को मारते हैं? सही है, सही है, सही है। क्या एग्जाम्पल दे रहे हो आप कि हम ये कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, कि गणेश जी का जो सूट है वो प्लास्टिक सर्जरी से, वो आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। आपके वाइस जो गवर्नर थे बंगाल के, वो कह रहे हैं कि महाभारत में जब अर्जुन लड़ाई करते थे तो उनके तीर के सामने एक एटम बॉम्ब लगा था। कहाँ बोला उन्होंने? एक इंजीनियरिंग का फेयर हो रहा था कलकत्ते में, वहां बोला। तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। ये धनकर साहब के स्टेटमेंट है। yes, I know that. और इतिहासकार का एक होता है, जो भी हम बोलते हैं ना, उसका एक फुटनोट होता है। एक एक शब्द मैंने जो बोला है आपको मैं अखबारों में से, किताबों में से दिखा दूंगा। ना आई नो दैट। हम मनगढ़ंत बात कर, हमारी डिसिप्लिन ही ऐसी है। डिसिप्लिन ऐसी है ना, आप बोलोगे तो। और हिस्ट्री तो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुशासित तो होना पड़ेगा हिस्ट्री को जानने, समझने, देखने के लिए। आप लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दायरे से निकले, किताबें पढ़े, जो सबसे बड़ी जरूरत है। किताबें पढ़े, सही इतिहास को जानना सिर्फ इसलिए नहीं कि ज्ञान, यह जिम्मेदारी भी है, मत भूलिए। अभी जहां मैं बैठा हूं मुखर्जी साहब के साथ, चारों तरफ किताबों का भंडार है। और मैं आया तो मैं देख रहा था कि गांधी और नेहरू हर जगह, पूरे बने में महल के बीच हूं किताबों के, हजारों किताबें हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। एक चीज मैं और बताना चाह रहा था। जी बताएं। कि किताब पढ़ना मुश्किल है, मानता हूँ, आजकल कोई पढ़ता नहीं है। अब जवाहरलाल नेहरू पे इतना अटैक होता है तो एक वेबसाइट बना है nehru.archive, नेहरू आर्काइव। आप भी देखिएगा। जी। उसको जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ने उसको फंड किया है। जी। और एक ब्रिलियंट यंग टीम लगाई है, यंग लोगों ने, जिन्होंने इसको किया है। आप अपने फोन में कोई भी सवाल जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछें, और आपको उनके जो 100 वॉल्यूम्स जो छपे हैं उसमें से डॉक्यूमेंट बता देगा कि ये जगह में ये है। सुनिए, तो कोई भी विवाद, ये मान लीजिए वंदे मातरम ले लीजिए, कोई भी विवाद हो, जवाहरलाल नेहरू पे कोई भी गाली पड़ी है, वो आप nehru.archive खोलिए, उसमें पूछिए और आपको तथ्य मिल जाएंगे विद द डॉक्यूमेंट। मैं लिंक लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। ये आप जो नेहरू आर्काइव की लिंक है वो नजर आ रही है, इसको नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, और आप इसको पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं हम लोग। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। thelens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।